हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3, जिसका नाम है बहुपद। बच्चों, भाग 4 तक हमने कर लिया है प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्न। आज हम भाग 5 में देखने वाले हैं द्विघात समीकरण। हाँ बच्चों, द्विघात समीकरण, इससे पहले हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण को समझने के लिए हमने पहले ही पढ़ लिया है द्विघात बहुपद क्या होता है। यहाँ सिर्फ हमें द्विघात का मतलब तो समझ में आ गया है, समीकरण का मतलब समझना है। तो देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होते हैं बच्चों? गणितीय कथन होते हैं, गणितीय संकेतों में प्रयुक्त कथन होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा किसी संख्या में दो जोड़ने पर 7 प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक क्या है? कथन है, एक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैं इसको गणितीय संकेतों में लिखता हूं, अर्थात अगर मैं लिखता हूं किसी संख्या में 2 जोड़ने पर 7 प्राप्त होता है, तो ये जो इस संकेत का गणितीय रूप है, इसी को हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। समीकरण क्या होता है? एक ऐसा कथन होता है जो दो वस्तुओं या दो बीजीय व्यंजकों में क्या करता है? समान का संबंध बताता है। अर्थात हमें ये बता रहा है कि ये वाला बीजीय व्यंजक किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो समीकरण कुछ नहीं है बच्चों, केवल कथन का गणितीय रूप है जो क्या बताता है? समान होना बताता है। ठीक है बच्चों, अब द्विघात समीकरण क्या होता है? ये किसको समान होना बता रहा है? द्विघात समीकरण के लिए देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण क्या होता है? देखिए बच्चों, यदि ax² + bx + c ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है, तब ax² + bx + c को क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण बोलते हैं। अर्थात किसी भी द्विघात बहुपद को अगर आप शून्य के समान कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण बन जाता है। द्विघात बहुपद में जो शून्यक कहलाते थे उन्हें हम द्विघात बहुपद में क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण का हल बोलेंगे बच्चों। वापस से समझिए, द्विघात बहुपदों के लिए जो हम जिन x के मानों को हम क्या बोलते थे? शून्यक बोलते थे। समीकरण के लिए हम उनको क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। निकालने की वही विधि है, गुणनखंड विधि। ठीक है, वापस से द्विघात समीकरण की परिभाषा, यदि ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद है तो ax² + bx + c क्या इक्वल टू 0 क्या होता है? अगर आपने बराबर 0 कर दिया, बराबर का साइन ले लिया, समान का साइन ले लिया, तो ये क्या बन गया बच्चों? द्विघात समीकरण बन गया। अब देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात बहुपद में हमने क्या पढ़ा था? द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c, और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा बच्चों? सिर्फ आपको क्या लगाना है? बराबर 0। जहां a, b और c क्या है बच्चों? a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a की जगह 0 नहीं हो सकता। a की जगह 0 क्यों नहीं ले सकते बच्चों? क्योंकि अगर आपने a की जगह 0 रखा तो x² वाला पद क्या हो जाएगा? विलोपित हो जाएगा, जिससे ये द्विघात नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात बहुपद बराबर 0 द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, कैसे जांचें कि दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है। अब हम कैसे पता करेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं? दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है? देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखें कि समान का चिन्ह है या नहीं। समान का चिन्ह होगा तो वो समीकरण होगा। उसके बाद में हम चेक करेंगे कि ये द्विघात है या रेखिक है या तीन घात वाला समीकरण है। सबसे पहली और प्राइमरी कंडीशन क्या है? उसके अंदर समान का चिन्ह होना चाहिए। कहीं आपको ग्रेटर देन, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल के साइन मिलते हैं, तब आप उनको असमीकाएं कहते हैं बच्चों, समीकरण नहीं कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? समान का चिन्ह होना चाहिए, बराबर का साइन होना चाहिए। दूसरी बात, समीकरण के सरलतम रूप में चर की घात 2 होनी चाहिए। चर की
अधिकतम घात 2 होनी चाहिए या चर की घात 2 होनी चाहिए बच्चों? चर की घात 2 होनी चाहिए। अधिकतम से मतलब ये थोड़ी है कि मिनिमम अगर 1 होगी तो भी हम उसको कह देंगे। चर की घात क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए और 2 से अधिक घात वाला पद उसके अंदर नहीं होना चाहिए, 2 से कम वाला हो सकता है। ठीक है, तो चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। चर की घात 2 से अधिक नहीं हो सकती है बच्चों, 2 से अधिक नहीं हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, 2 की घात, चर की घात 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? चर की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, 2 से कम भी चलेगी। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और उससे कम भी चलेगी। ठीक है, लेकिन 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। दी गई समीकरण का सरलतम रूप ax² + bx + c = 0 के रूप में आना चाहिए। जब आप उसको हल करेंगे तो अंतिम रूप से वो आपको किस रूप का दिखना चाहिए? इस रूप में दिखना चाहिए। अगर वो इस रूप में दिख रहा है, a की जगह 0 नहीं है, इस रूप में दिख रहा है, तब वो कैसा समीकरण है बच्चों? वो फिर एक द्विघात समीकरण है। वापस से सुनिए, द्विघात समीकरण के लिए सबसे मोस्ट कंडीशन क्या है? ax² + bx + c = 0 के जैसा दिखना चाहिए और a की जगह 0 नहीं हो। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि देखते हैं ये वाला सवाल, पहला उदाहरण आपके पास है 3x² - 4x + 6। क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो पहले बात तो ये समीकरण ही नहीं है, क्योंकि इसमें समान का चिन्ह ही नहीं है, तो इसका द्विघात समीकरण होने पर तो सवाल ही नहीं उठ सकता। तो ये क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं है, अतः बराबर का चिन्ह नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि ये इसके अंदर तो बराबर का चिन्ह ही नहीं है। तो जब बराबर का चिन्ह ही नहीं है तो ये द्विघात समीकरण भी नहीं है, क्योंकि ये समीकरण ही नहीं है। समीकरण के लिए क्या होना चाहिए? बराबर का चिन्ह होना चाहिए। ये क्या है बच्चों? ये तो एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि ये ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की सभी घातें क्या हैं? धनात्मक पूर्णांक है और अधिकतम घात कितनी है? 2। अतः ये कैसा है? द्विघात बहुपद है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए बच्चों, x + 1/x = 4। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है? तो ये समीकरण तो है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? बराबर का चिन्ह है। अब हम इसे चेक कैसे करें? तो हमने कहा सरलतम रूप में कैसा आना चाहिए? ax² + bx + c के जैसा आना चाहिए। तो क्या ये सरलतम रूप में है? ये सरलतम रूप में नहीं है बच्चों। अभी इसमें बटे में x है, तो बटे में x को आप क्या लेंगे? एलसीएम लेके जब हल करेंगे तब आपको ये सरलतम रूप में मिलेगा। तो देखिए, पहले मैं इसको सरलतम रूप में लेके आता हूँ, फिर मैं चेक करूँगा कि ये क्या है? द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, x + 1/x बराबर में क्या दे रखा है बच्चों? 4। हम क्या लेंगे? 1 का और x का एलसीएम लेंगे, तो कितना आ जाएगा? x। ये बन जाएगा आपके पास x² + 1 बराबर कितना बच्चों? 4। ये बटे वाला x उधर जाके क्या होता है बच्चों? हमेशा गुणा हो जाता है। तो x² + 1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 4x। इस 4x को इधर लेके आए, ये हो जाएगा x² - 4x + 1 = 0। क्या ये बच्चों आपको ax² + bx + c = 0 वाली फील दे रहा है? क्या इससे फील आ रहा है आपको? ये ax² + bx + c वाली फील आ रही है, इक्वल टू में 0 भी है। तो देखिए बच्चों, a की जगह तो आपको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। हमने क्या कहा था? a की जगह 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो a की जगह 1 है। b की जगह आपको -4 दिख रहा है और c की जगह आपको क्या दिख रहा है? +1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये ax² + bx + c के रूप का है, अतः
हम क्या कहेंगे, अतः x प्लस 1/x बराबर 4 एक क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, ये एक क्या है, द्विघात समीकरण है। कैसे जांचा हमने, पहले हमने इसको इसके सरलतम रूप में लेके आए, उसके बाद में हमने चेक किया कि ये ax² प्लस bx प्लस सी के रूप प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है या नहीं, क्योंकि ये उसी रूप का है, उसी के जैसा दिखता है, इसकी शक्ल उससे मिल रही है, इसलिए ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, x² माइनस 36 बराबर 0। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इसको शक्ल मिलाना चाहूँ इससे ax² प्लस bx प्लस सी से, तब आपको देखो a की जगह क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, b की जगह क्या दिख रहा है बच्चों, b की जगह आपको दिख रहा है 0, और c की जगह क्या दिख रहा है बच्चों, c की जगह दिख रहा है -36। क्योंकि ये इसी रूप में है, a की जगह तो 0 नहीं है ना बच्चों, b और c की जगह तो 0 हो सकता है, क्योंकि ये जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, जहाँ a इक्वल टू 0 नहीं है, अतः ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो ये भी क्या है बच्चों, एक द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसकी शक्ल किससे मिल रही है, इसकी शक्ल मिल रही है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। शक्ल मिलने से मेरा मतलब है a की जगह 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक x² वाला पद होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, इसके अंदर अचर पद होना चाहिए, अचर पद की जगह भी 0 हो सकता है। ठीक है, x² बराबर 0, ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। एक तो क्या होना चाहिए, x² वाला पद होना चाहिए, और एक बराबर का चिन्ह ये होना चाहिए। x² से ज़्यादा घात वाले पद नहीं होने चाहिए, कम घात वाले पद हो सकते हैं। निम्नतम रूप में या सरलतम रूप में वो कैसा दिखना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस सी की जैसा दिखना चाहिए। a की जगह 0 नहीं होना चाहिए, b और c का मान 0 हो सकता है। जैसे कि इस प्रश्न में b का मान कितना है बच्चों, 0 है, तब भी ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x² वाला पद है तो होना चाहिए ना ये द्विघात समीकरण, लेकिन देखते हैं बच्चों, सरलतम रूप का मतलब ये है कि अगर कोई ब्रैकेट है, बटे में x है, तो उसको आप क्या करें, हल करें, उसके बाद ही जांच करें। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑपरेशन लगा हुआ है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 3 बच्चों। तो पहले आप होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, सरलतम रूप में आपको चेक करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है बच्चों। इसलिए मैं इसको जब ओपन करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों क्या चल रहा है, x² प्लस 3 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर कितना आ गया, x² प्लस 3। और ये x² से बच्चों ये x² उड़ा दूँ, उड़ा देने का मतलब क्या है, उसको इस तरफ लेके आएंगे तो x² में से x² माइनस हो जाएगा, और ये वाली टर्म x² वाला जो पद है वो विलोपित हो जाएगा, और आपके पास अंत में क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 4x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिए बच्चों, क्या ये ax² प्लस bx प्लस सी के जैसा है, इसमें x² वाला पद ही नहीं है, अतः हम क्या बोलेंगे, अतः हम कह देंगे कि ये जो हमें समीकरण दे रखा था x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 3, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी शक्ल किससे नहीं मिल रही, इसकी शक्ल नहीं मिल रही है ax² प्लस bx प्लस सी से बच्चों। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, 5x² माइनस 7x प्लस 2। अगर आप इसकी शक्ल मिलाएं ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से, तब आपको a की जगह तो बच्चों मिलेगा 5, b की जगह मिल जाएगा -7 और c की जगह मिल जाएगा 2। तो बच्चों इसमें तो हमें कोई परेशानी ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट ही हमें ax² प्लस bx प्लस सी के जैसा, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के जैसा दिया गया है। तो ये तो क्या है, एक बच्चों द्विघात, ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब हम देखते हैं द्विघात समीकरण के हल की विधियां।
किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां होती हैं बच्चों। सबसे पहली विधि गुणनखंड विधि, दूसरी विधि द्विघाती सूत्र या फिर हम इसे क्या कहते हैं, श्रीधर आचार्य विधि। ये बच्चों एक वैदिक विधि है जिसमें हमारे पास एक सूत्र होता है जिसको हम श्रीधर आचार्य सूत्र बोलते हैं। किस तरीके से वो सूत्र उत्पन्न किया जाता है ये हम सीखते हैं पूर्ण वर्ग विधि में। और तीसरी जो विधि है द्विघात समीकरणों को हल करने की, वो क्या है, पूर्ण वर्ग विधि है। तो द्विघात समीकरणों को देखो, द्विघात बहुपद को जब हमने हल किए थे अर्थात उसके जब शून्य ज्ञात किए थे तब हमारे पास सिर्फ एक विधि थी, गुणनखंड विधि। लेकिन द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास कितनी विधियां हैं बच्चों, हमारे पास हैं 3 विधियां। पहली विधि गुणनखंड विधि, जैसा कि हमने द्विघात बहुपद में भी किया था, गुणनखंड सेम है। दूसरी विधि श्रीधर आचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से। तीसरी विधि हमारे पास क्या है, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, जिसमें हम पूर्ण वर्ग बनाकर क्या करते हैं, द्विघात समीकरणों को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं गुणनखंड विधि या मध्य पद विभक्त विधि, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि या मध्य पद विभक्त विधि, ठीक है, मध्य पद का विभाजन करके हम कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर ax² प्लस bx, ये bc नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात समीकरण है, तब गुणनखंड विधि से इसके मूल ज्ञात करने के लिए हम निम्न चरणों का अनुसरण करते हैं बच्चों। कौन से वो चरण हैं जिनका अनुसरण हम करते हैं, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए बच्चों, जो आपको समीकरण दे रखा है उसे एज इट इज लिख लीजिए, निम्नतम रूप में ले आइए, सरलतम रूप में ले आइए। इसका मतलब उसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में ले आइए। पहले से ही ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, उसको कंपेयर करके आप अपने माइंड में a, b और c के मान नोट कर लीजिए। ax² प्लस bx प्लस c से जब इसकी तुलना करेंगे तो a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -10 आपको मिलने वाला है, ठीक है बच्चों। a का मान 1, b का मान -3 और c का मान कितना मिलने वाला है, -10। तो द्विघात बहुपदों में हमने गुणनखंड विधि देखी थी, सेम वही विधि है द्विघात समीकरणों को हल करने की गुणनखंड विधि। सबसे पहले a, b और c के मान आपने माइंड में नोट कर लिए। दूसरा काम आप क्या करेंगे, दूसरा काम आप करेंगे बच्चों, a गुणा c, a को c से गुणा करेंगे। तो a को c से गुणा करने का मतलब 1 गुणा -10 कितना आ गया बच्चों, -10। अब देखिए बच्चों, ये जो गुणा अगर ऋणात्मक आया है तब आपको इस गुणनफल के यानी कि 10 के ऐसे 2 गुणनखंड फाइंड करने हैं, 10 के ऐसे 2 गुणनखंड फाइंड करने हैं जिनको घटाने पर, क्योंकि a गुणा c कैसा आया है, ऋणात्मक आया है, इसलिए बच्चों 2 ऐसे गुणनखंड आपको पता करने हैं जिनको घटाने पर मध्य पद का गुणांक का संख्यात्मक मान अर्थात b का संख्यात्मक मान, मैंने b के चिन्ह की बात नहीं की है बच्चों, b का संख्यात्मक मान आपको मिलना चाहिए। तो दूसरा काम आपको क्या करना है, इस 10 के 2 गुणनखंड पता करने हैं। तो सबसे पहला गुणनखंड तो आप 1 गुणा 10 ही कर सकते हैं, दूसरा गुणनखंड आप 2 गुणा 5 कर सकते हैं, और इनको घटाने पर कैसे, मुझे क्या पता, घटाने जोड़ने घटाने का इस टीचर्स कहते हैं कि जोड़ने या घटाने पर। तो जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर ये निर्णय कौन लेगा, ये निर्णय लेगा a गुणा c का साइन। अगर a गुणा c का साइन ऋणात्मक है तब तो घटाने पर आएगा, और a गुणा c का साइन कैसा है, धनात्मक है, तो जोड़ने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान आएगा, ठीक है बच्चों। 1 गुणा 10 को जोड़ें और घटा के देखें, 3 तो नहीं आने वाला, लेकिन 2 गुणा 5 अगर आप गुणनखंड लेते हैं तो 5 में से 2 घटाने पर b अर्थात 3 आ जाएगा, ठीक है। b का मान कितना है, -3, लेकिन हम केवल संख्यात्मक निरपेक्ष मान की बात कर रहे हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, फिर उसके बाद में आपको करना है इस मध्य पद को, माइनस अपनी जगह है, 3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 5 - 2 गुणा x -10 बराबर 0,
विधि समझ में आई बच्चों? गुणनखंड विधि क्या है, किस चरणों से हम जाएंगे? सबसे पहले ए, बी और सी के मान देख लेंगे। ए गुणा सी करेंगे, ए गुणा सी का जो गुणनफल आएगा उसका चिन्ह देखेंगे, उसका चिन्ह अगर धनात्मक है तो ऐसे दो गुणनखंड पता करेंगे जिनको जोड़ने पर मध्य पद का गुणांक आता है, ठीक है, केवल संख्यात्मक मान आता है, ठीक है। और अगर उसका गुणनफल क्या आता है, ऋणात्मक आता है, तो घटाने पर क्या आना चाहिए, घटाने पर आना चाहिए मध्य पद का संख्यात्मक मान, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ए गुणा सी ऋणात्मक आ रहा था, इसलिए हमें 10 के ऐसे दो गुणनखंड पता करने हैं जिनको घटाने पर बी का संख्यात्मक मान अर्थात 3 आए। तो हमने पता किया 5 - 2 क्या आ जाएगा, 5 और 2 ऐसे 10 के दो गुणनखंड है जिनको घटाने पर 3 आएगा, ऐसा लिखेंगे। अब इस मध्य पद को क्या कर देंगे, विभक्त कर देंगे, इसीलिए इस विधि को क्या कहते हैं, मध्य पद विभक्त विधि। तो यहाँ देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस ये अंदर गुणा करेंगे तो 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0, और ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, प्रथम दो और अंतिम दो पदों में से जो भी उभयनिष्ठ आए उसको उभयनिष्ठ ले लेना है। यहाँ पे आपके पास x उभयनिष्ठ आ रहा है, अंदर बच गया x माइनस 5। यहाँ पर आपके पास 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, अंदर बच गया x माइनस 5 बराबर में 0। x माइनस 5 दोनों के पास उभयनिष्ठ है, इसलिए इसको भी बाहर ले लीजिए, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर में कितना बच्चों, 0। यहाँ से अतः आप कहेंगे x माइनस 5 बराबर 0 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तथा x प्लस 2 बराबर 0 से अगर आप क्या करते हैं, x का मान लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये क्या है, अभिष्ट मूल है। मूल का मतलब क्या हो गया बच्चों, ये इसके हल हैं। और द्विघात समीकरण के हल का मतलब क्या है, x के मान निकालना, x के वे मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, ठीक है। अर्थात x बराबर 5 और x बराबर -2 जब आप समीकरण में रखेंगे तो बराबर में आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। गुणनखंड विधि मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक और उदाहरण लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ मैं सीधा सीधा आपको डायरेक्ट अब स्टेप्स बताऊंगा नहीं, सोल्व करूंगा, आपको समझते जाना है। सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ए गुणा सी कितना हो गया, 6 हो गया, वो भी किसका, प्लस का। इसका मतलब जोड़ने पे मध्य पद आना चाहिए। तो 6 के दो गुणनखंड क्या हो गए बच्चों, एक तो 1 और 1 कितना हो गया 6, 1 हो गया 2 और 1 हो गया 3। अगर आप इन दोनों गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इसलिए ये हमारे काम के नहीं हैं। इन दोनों गुणनखंडों को अगर आप जोड़ते हैं तो 5 आ जाएगा, ये हमारे काम के हैं क्योंकि मध्य पद का गुणांक कितना है, 5 है। इसलिए मैं 5 की जगह क्या लिख देता हूँ बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 गुणा एक्स प्लस 6 बराबर में 0। अब मैं क्या करूँगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2x प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर में 0 चल रहा है। अब मैं ब्रैकेट हटा दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रथम दो पदों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर x माइनस 2 बच जाएगा। अंतिम दो पदों में से कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन आ जाएगा और अंदर x माइनस 2 बच जाएगा। अब इसमें से और इसमें से दोनों में से x माइनस 2 उभयनिष्ठ है, तो अंदर आपके पास बच जाएगा बच्चों x माइनस 3 बराबर 0। अगर आप क्या करते हैं, x माइनस 2 बराबर 0 करते हैं या फिर x माइनस 3 बराबर 0 करते हैं तो यहाँ से तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि क्या है, हमारे अभिष्ट क्या है, मूल है द्विघात समीकरण के, ठीक है। द्विघात बहुपदों के लिए वापस से याद कीजिए, हम इनको क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। द्विघात समीकरणों के लिए हम क्या कहेंगे, मूल या हल। तो x बराबर 2 और x बराबर 3 हमारे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के क्या हैं, 2 हल हैं या 2 मूल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो वही सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। वापस से आप a गुणा सी कीजिए, a गुणा सी का मतलब हो गया 6, धनात्मक आया है, अर्थात 6 के ऐसे दो गुणनखंड पता करने हैं जिनको जोड़ने पर
जोड़ने पर क्या है बच्चों, जिनको जोड़ने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान यानी 5 आए। ठीक है, तो ये वाले जो दो गुणनखंड हैं 2 और 3, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, मध्य पद आएगा। 1 और 6 को जोड़ने पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या लिख देंगे, 5 की जगह आप लिख देंगे बच्चों, 5 की जगह आप लिखेंगे 3 + 2 या 2 + 3, जो भी आपकी इच्छा हो, इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x + 2x + 6 = 0। बच्चों मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली है क्योंकि ये आपने द्विघात गुणनखंड विधि आपने द्विघात बहुपदों में भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है। मुझे उम्मीद है आपको ये पहले से आती है, इसलिए मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करके जल्दी जल्दी आपको बिना टाइम वेस्ट किए बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तब आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको तब भी समझ में आ जाएगा। और पहला उदाहरण क्योंकि मैंने स्लोली बताया है, बहुत आसानी से धीरे धीरे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया है, इसलिए भी मैं आप अपनी स्पीड तेज़ कर रखा हूँ। ठीक है बच्चों, वैसे भी आपके पास ऑप्शन होता है, मेरी स्पीड को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस कितना बच्चों 6 = 0। अब क्या करेंगे, प्रथम दो और अंतिम दो पदों में से उभयनिष्ठ लेंगे, तो इनमें से उभयनिष्ठ आपके पास x आ गया, x + 3 बच गया। यहाँ उभयनिष्ठ 2 आएगा तो इधर भी x + 3 ही बचेगा। यहाँ से और यहाँ से जब आप उभयनिष्ठ लेंगे तो x + 3 उभयनिष्ठ आ गया और अंदर बच गया आपके पास x + 2 = 0। यदि आप x + 3 को 0 के इक्वल लेंगे तब तो x का मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तथा आप क्या लेते हैं बच्चों, x + 2 को 0 के इक्वल लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये क्या है, आपके अभिष्ट मूल या हल हैं दिए गए द्विघात समीकरण के। ठीक है बच्चों, आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, x² + x - 6। तो देखिए बच्चों, इस एग्जाम्पल में वापस से हम क्या करेंगे, ये लो हमारे पास द्विघात समीकरण ये है, a × c 1 × -6 करने पे क्या आया बच्चों, -6 आया। अब ध्यान रखिए बच्चों, घटाने पे क्या आना चाहिए, मध्य पद का गुणांक आना चाहिए, जोड़ने पे नहीं। अब की बार क्या, घटाने पे। क्यों, क्योंकि a × c का मान कैसा है, ऋणात्मक है बच्चों। तो 6 के गुणनखंड हमें पता है 1 × 6 हो सकता है, और 6 के दूसरे गुणनखंड 2 गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 2 × 3। तो किनको घटाने पे 1 आएगा, बिल्कुल 3 - 2 1 होता है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा, x² प्लस अपनी जगह 3 - 2 लिख दूंगा। इस 1 की जगह यहाँ आपको 1 दिखना चाहिए, एक x है, x का मतलब 1x, और ये x अपनी जगह -6 = 0। और यहाँ से आपको मिल जाएगा x² प्लस 3x - 2x - 6 = 0। अब आप ब्रैकेट हटा लीजिए, x² प्लस 3x - 2x - 6 = 0। प्रथम दो और अंतिम दो में से क्या लेंगे बच्चों, उभयनिष्ठ लेंगे। प्रथम दो में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, x उभयनिष्ठ आ रहा है, x + 3 हो गया। अगले दो में -2 उभयनिष्ठ आ रहा है तो x + 3 ये भी बन गया है। ठीक है, अब x + 3 को भी उभयनिष्ठ ले लीजिए। x + 3 को उभयनिष्ठ लेंगे तो इसके पास से तो बच जाएगा बच्चों x, उसके पास से बच जाएगा -2 = 0। प्रत्येक जो रेखिक बहुपद है, रेखिक बीजीय व्यंजक है, उसको 0 के इक्वल ले लीजिए। इसको और इसको जब आप 0 के इक्वल लेंगे तब यहाँ से तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, +2। ठीक है बच्चों, बहुत आसानी है, बहुत ही आसान है गुणनखंड विधि, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ ली है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बुक का उदाहरण देखिए, पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 6। आपकी जो गणित की पाठ्य पुस्तक है RBSC की, उसका उदाहरण नंबर 6 में ले रहा हूँ। क्या है प्रश्न, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब मैंने आपको बता दिया, वही जो द्विघात बहुपद के क्या होते थे, शून्यक होते थे, उन्हीं को हम यहाँ क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। और ये x के वे मान होते हैं जो समीकरण को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। अर्थात x की जगह रखने पे बराबर में क्या आता है, आपके पास 0 आता है। ठीक है बच्चों, तो गुणनखंड विधि क्या है, गुणनखंड विधि है क्या है आपके पास समीकरण, x² - 3x - 10 = 0। और गुणनखंड विधि क्या है बच्चों, a को किससे गुणा करना है, c से। जब आप a को c से गुणा करते हैं तो -10 आपको मिलता है।
जैसे ही ऋणात्मक चिन्ह आया आपने क्या कहा, आपने अपने आप से कहा कि मैं अब 10 के दो ऐसे गुणनखंड पता करूंगा जिसको घटाने पर मध्य पद b का संख्यात्मक मान आएगा। तो 10 के गुणनखंड के बारे में जब हमने दो गुणनखंडों के बारे में विचार किया तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आया 1 गुणा 10 भी तो कर सकते हैं हम। दूसरे दो हमारे दिमाग में क्या आ सकता है, 2 गुणा 5 आ सकता है। तो किनको घटाने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान आ रहा है, 5 और 2 को घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस अपनी जगह 3 की जगह 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 बराबर में कितना बच्चों 10, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब आप ब्रैकेट हटा लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ छांटिए, x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0। दोनों में से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है बच्चों, x माइनस 5 उभयनिष्ठ आ रहा है, और इसके पास से बच जाएगा x, इधर से बच जाएगा प्लस 2 बराबर 0। यदि आप क्या करते हैं x माइनस 5 को, यहाँ बच्चों 5 है, 6 जैसा दिख रहा है लेकिन ये क्या है बच्चों 5 है आपके पास। ठीक है, ये बच्चों क्या लिखा है 5 लिखा है। तो x माइनस 5 को आप 0 के इक्वल करते हैं तो x का मान कितना आता है 5 आता है। ये बार बार x का मान कितना आता है बच्चों 5 आ जाता है। तथा यदि आप क्या करते हैं, यदि x प्लस 2 को 0 के इक्वल करते हैं तब x का मान कितना आएगा माइनस 2 आ जाएगा। और अंत में आप क्या लिख देंगे, अतः अभिष्ट मूल, अभिष्ट का मतलब जो हमने चाहे थे, वे मूल क्या हैं, वे मूल हैं एक तो 5 है और एक कितना है बच्चों -2 है। याद रखिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और द्विघात समीकरण के भी कितने मूल होते हैं बच्चों 2 मूल होते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, उदाहरण नंबर 7, ये आपकी पाठ्य पुस्तक का ही उदाहरण है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। हल करने का मतलब भी क्या है बच्चों, मूल ज्ञात करना ही है। इसमें भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गुणनखंड विधि के चरण आसानी समझ लिए हैं तब ये बहुत ही आसान है। देखिए बच्चों, समीकरण आपको दे रखा है रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ए बी सी देख लेते हैं। ए बी सी आपने देख लिए हैं और फिर ए गुणा सी करते हैं। ए गुणा सी का मतलब रूट 2 को आप किससे गुणा करेंगे, 5 रूट 2 से गुणा करेंगे। तो रूट 2 कितना हो जाएगा 5 गुणा 2 हो जाएगा, और ये कितना आ गया बच्चों 10। धनात्मक आया या ऋणात्मक आया बच्चों, धनात्मक आया है। इसका मतलब 10 के 2 ऐसे गुणनखंड हमें पता करने हैं जिनको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, मध्य पद का संख्यात्मक मान अर्थात 7 आना चाहिए। तो जब हम 10 के 2 गुणनखंड करेंगे तो 1 और 10 कर सकते हैं और 2 और 5 भी कर सकते हैं। तो जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, मध्य पद का संख्यात्मक मान 7 आ रहा है। इसलिए 7 की जगह हम क्या लिख देंगे 5 प्लस 2 लिख देंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, रूट वाले क्वेश्चन के अंदर आप क्या हैं, कई बच्चों को मैंने डरते हुए देखा है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है। रूट 2 बराबर 0, ठीक है। वही आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है, रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू कितना बच्चों 0। वही प्रथम 2 पदों में से आपको उभयनिष्ठ लेना है और अंतिम 2 पदों में से उभयनिष्ठ लेना है। तो जब आप प्रथम 2 पदों में से उभयनिष्ठ देखते हैं तो x आता है, इसके पास बच जाएगा आपके पास रूट 2x, रूट 2 और एक्स स्क्वायर में x कॉमन लिया तो x बच गया। 5 के पास से x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों 5। अब आगे देखिए बच्चों 2x और 5 रूट 2, 2
x को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू x, और 5 √2 का मतलब क्या है बच्चों, √2 इंटू 5। तो क्या उभयनिष्ठ आया, √2 उभयनिष्ठ आया। तो यहाँ पे √2 उभयनिष्ठ लेने के बाद में इसके पास से तो क्या बच जाएगा बच्चों, √2x बच जाएगा, और अगले के पास से क्या बच जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आया है, इसको क्या ले लें आप, अगेन कॉमन ले लेंगे, तो ये बच जाएगा √2x प्लस 5, और ये बच जाएगा बच्चों x प्लस √2 बराबर में क्या, 0। इसका मतलब ये दोनों आपके क्या आए हैं, दो रेखिक गुणनखंड आ गए हैं, किसके, द्विघात समीकरण के। अब हम क्या करेंगे, यदि हम क्या करते हैं, √2x प्लस 5 को 0 के बराबर लें, तब तो आपके पास x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, -5/√2 आ जाएगा। तथा यदि हम किसको इक्वल लें, x प्लस √2 बराबर 0 लें, तो x का मान कितना आ जाएगा, -√2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, रूट वाले प्रश्न में आप फालतू की टेंशन न लें, सिर्फ आप सिंपली बेसिक्स पे रहें। आप अपने जो आपको विधि बताई गई है a गुणा c करो, जो प्रोडक्ट आया उसका साइन देखो, अगर प्लस का आया है तो प्लस करने पे दो गुणनखंडों का योग मध्य पद का गुणांक आना चाहिए, माइनस का साइन आया है तो माइनस करने पर मध्य पद का गुणांक आना चाहिए। ठीक है, प्रथम दो में से अंतिम दो पदों में से आपको उभयनिष्ठ लेना है, रेखिक बहुपदों में उसको तोड़ लेना है, प्रत्येक बहुपद को 0 के बराबर करके x के मान निकाल लेने हैं, जो कि आपके क्या होंगे, अभिष्ट मूल होंगे। ठीक है बच्चों, तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करना या मूल ज्ञात करना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। अब देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 8, पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 8 देखिए, निम्न द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। और समीकरण आपको दे रखा है 4/x - 3 बराबर 5/2x + 3, जहां x का मान 0 और -3/2 नहीं होना चाहिए बच्चों। 0 और -3/2 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने x की जगह 0 रखा तो 4/0 बनेगा। 4/0 का मतलब अनंत अपरिभाषित, और अगर आपने -3/2 रखा तो यहाँ पे 5 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको x की जगह 0 और -3/2 नहीं रखना है। अब हमें इसको किससे सॉल्व करना है, गुणनखंड विधि से। लेकिन यहाँ आप बच्चों ध्यान दें कि ये जो समीकरण है ये अपने मानक रूप में नहीं है, द्विघात समीकरण मानक रूप में नहीं है, अर्थात ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं है। तो पहले हम इसको सॉल्व करके उस रूप में लेके आएंगे, उसके बाद में हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको समीकरण दे रखा है इसको हल कीजिए, सरल कीजिए। ये है आपके पास 4/x - 3 बराबर 5/2x + 3 बच्चों। यहाँ पे 3 के हर में कुछ भी नहीं है तो आप क्या लगा लें, 1 लगा लें। उसके बाद में एलसीएम लें, एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, x। एलसीएम में x का भाग लगाएंगे, 1 आएगा, 1 को 4 से गुणा करके लिख दे तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 का भाग जब x में लगाओगे तो क्या आएगा, x, और x को अंश 3 से गुणा करके लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -3x, और बराबर में क्या चल रहा है, 5/2x + 3 बच्चों। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करने पर, क्योंकि इधर भी क्या है बच्चों, भिन्न है और उधर भी भिन्न है, तो वज्र गुणा करने पर आपको मिल जाएगा 4 - 3x गुणा 2x + 3 बराबर 5 गुणा x। ठीक है, आप इसको हल कीजिए बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 4 से पूरे द्विपद, आगे वाले द्विपद 2x + 3 को गुणा करेंगे, फिर -3x को गुणा करेंगे 2x + 3 से, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 5x चल रहा है। आगे देखिए, जब आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x + कितना बच्चों, 12। ये हो जाएगा 8x + 12 माइनस, जब आप 3x को 2x से गुणा करोगे तो माइनस का 6x², माइनस का कितना बच्चों, 9,
तो ये हो गया माइनस का 6x² माइनस का 9x बच्चों। 3x को जब 2x से गुणा करोगे तो माइनस 6x² और प्लस के 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 9x आ जाएगा और बराबर में कितना है 5x। अब देखिए बच्चों वापस से समझिए, सबको उस तरफ लेके जाइए। तो यहाँ पर देखो पहले देख लेते हैं हम 8x माइनस 9x कितना हो गया माइनस x प्लस 12 माइनस 6x² बराबर में कितना 5x। सबको उधर लेके जाएंगे दूसरी तरफ तो हो जाएगा प्लस का 6x²। 5x में ये x माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा तो 6x हो जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 12 बराबर 0। आपको समझ में आया? मैंने LHS को पूरा किस में लेके गया हूँ RHS में लेके गया हूँ। तो 5x में ये माइनस का x जुड़ गया 6x हो गया, माइनस का 6x² किस में बदल जाएगा प्लस में और प्लस का 12 किस में बदल जाएगा माइनस में और इधर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, अब आप इसमें से सब में से 6 कॉमन ले लें बच्चों। 6 कॉमन लेने के बाद में बच जाएगा x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। इस कॉमन 6 का उधर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब ये समीकरण किस रूप में आ गया है बच्चों? मानक रूप में आ गया है, अर्थात अब ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में आ गया है। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे बच्चों। तो गुणनखंड विधि का जो पहला पद है वो आपको पता है a को किससे गुणा करना है c से। यहाँ a का मान 1 है और c का मान -2, तो 1 को किससे गुणा करोगे -2 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 के अब आपको क्या करने हैं, ऐसे दो गुणनखंड पता करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर, यहाँ पे क्योंकि ये गुणनफल किसका आया है माइनस का आया है, ऋणात्मक आया है, अतः हम क्या करेंगे दो के ऐसे दो गुणनखंड पता करेंगे जिनको घटाने पर कितना आए मध्य पद के गुणांक का संख्यात्मक मान अर्थात 1 आए। ठीक है, तो यहाँ पे दो के गुणनखंड क्या हो गया, एक तो 2 हो गया और एक क्या हो गया 1। तो 2 गुणा 1 करने पे 2 आ रहा है और इनको घटाने पे मध्य पद का गुणांक भी आ जाएगा। तो इस 1 की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिख देंगे x² प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब आप इस पद को क्या कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि में हमने देखा है कि अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का अगला चरण क्या है बच्चों, अगला चरण है प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लेना। तो जब आप इसमें से उभयनिष्ठ लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ -1 कॉमन लेने पे x प्लस 2 बच जाएगा और बराबर में कितना चल रहा है बच्चों 0, और x प्लस 2 यहाँ उभयनिष्ठ आ गया, अंदर बच गया x माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, अर्थात या तो x प्लस 2 बराबर 0 है या बच्चों क्या है x माइनस 1 बराबर 0 है। जब इससे आप सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -2 और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार इस उदाहरण को हमने किससे सोल्व किया है बच्चों, गुणनखंड विधि से। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा से देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा बच्चों। धन्यवाद बच्चों।